हाँ जी। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸਰ ਨੇ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਸਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਹੀ ਸੀ। ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਮਿਸ ਹੋਇਆ, ਉਹੀ ਹੀ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜੇ। ਦੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਲਾਸ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਰੂਰ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣੋ ਉਹਨੂੰ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਲਓ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਚੈਪਟਰ 4 ਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਲੈਣ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਈਏ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਚ 22ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। 22ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੋਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 22ਵਾਂ प्रश्न है, पालन पोषण के विभिन्न तरीके कौन कौन से हैं? पालन पोषण के कौन कौन से तरीके हैं या अनुशासित करने के कौन कौन से तरीके हैं? ये लास्ट या उस तो पिछले पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ प्रश्न आया ਸੀ कि बच्चों को आप अनुशासित कैसे कर सकते हैं, या उनके जो माँ बाप हैं, पालन पोषण करता है, केयर गिवर है, वो कैसे बच्चे को अनुशासित कर सकते हैं। ठीक है। अब अनुशासित करने का मतलब क्या है कि बच्चे को ऐसी शिक्षा देना कि वो जो दूसरे लोग हैं उसके आसपास, या दूसरे बच्चे हैं या उसके भाई बहन हैं, जब हम फैमिली की बात करते हैं, और जब हम फैमिली से बाहर निकलेंगे तो जो दूसरा उसका आस पड़ोस है जहाँ पर बच्चे जा सकते हैं, या उसके बाद अपने माँ बाप के साथ बच्चा कहीं जाता है, और उसके बाद क्या आ जाएगा, हमारा शालागृह आ जाएगी, हमारा जो हमारे क्लासरूम है वहां पे बच्चा आ जाएगा। तो उसके व्यवहार को कैसे ढाला जाए कि कैसे वो बच्चा अनुशासित हो जाए, इसके लिए कौन कौन से उपाय हैं जो बच्चे के लिए माँ बाप कर सकते हैं। तो देखें, जैसे हमने पीछे बात की थी कि कुछ बच्चे आक्रामक होते हैं, अग्रेसिव होते हैं, कुछ बच्चे जो जिनके हाथ में जो भी चीज आए उसे वो तोड़ने की कोशिश करते हैं, या अगर कोई उनको रोके टोके तो वो उनपे भी हमलावर हो सकते हैं। तो माँ बाप के लिए क्या जरूरी है कि वो बच्चे के, एक तो सबसे बड़ी चीज तो यह है लगाव, स्नेह। ठीक है, ये आपने पॉइंट ही दिमाग में रखने हैं। लगाव, इंटीमेसी, स्नेह जो है, प्यार है, लव एंड अफेक्शन, वो बच्चे के प्रति जितना ज्यादा रखेंगे माँ बाप। ज्यादा रखने का मतलब ये नहीं कि हमने सिर्फ प्यार से नहीं रखना है, बच्चे के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए, सही ढंग से उसका पालन पोषण करने के लिए ये सभी चीजें जरूरी होती हैं। तो माँ बाप का फर्ज बनता है कि वो बच्चे के प्रति अपना जो व्यवहार है वो स्नेहपूर्ण रखे, और इसके कारण क्या होगा कि बच्चा अपनी अहमियत समझेगा, बच्चे को लगेगा कि हाँ मेरी घर में अहमियत है, उसका जो बिहेवियर है वो अपने माता पिता के कंट्रोल में आ सकता है। जब हम उसको नजरअंदाज करेंगे, उसकी जरूरतों को पूरा नहीं करेंगे या उसकी जरूरतों को टालने की कोशिश करेंगे बेवजह, ठीक है, यहाँ पे बेवजह की बात हो रही है कि बच्चे को जरूरत है किसी चीज की और हम दे भी सकते हैं, हालात भी हैं, फिर भी हम उससे टाला कर रहे हैं, टाल मटोल कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में बच्चा जो है वो अग्रेसिव हो सकता है, या कह सकते हैं कि वो अनुशासन से बाहर हो सकता है। और क्या पॉइंट हो सकते हैं कि जैसे हमने उस दिन भी बात की थी कि अगर घर में एक छोटा बड़ा बच्चा है और उसके बाद उसी घर में एक छोटा बच्चा पैदा होता है, तो
स्वाभाविक तौर पर होता है कि घर वालों का ध्यान नए बच्चे की ओर चला जाता है। तो ऐसे माहौल में भी जो बड़ा बच्चा है वो अपने आप को सोचता है कि उसकी अपेक्षा की जा रही है, उसे अलग किया जा रहा है, उसकी ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो ऐसे हालात में बच्चा जो है वो अपना अनुशासन छोड़ सकता है, वो अग्रेसिव हो सकता है। तो बच्चों को अनुशासित करने का पहला कौन सा तरीका हो सकता है कि जैसे स्नेह और प्यार भरा व्यवहार, ठीक है, लव एंड अफेक्शन, इंटीमेसी, ये चीजें जो है बच्चे के व्यवहार को अनुशासित कर सकती हैं। और क्या हो सकता है, और हो सकती है प्रेरणा, ठीक है, मोटिवेशन। ये जो पॉइंट है ना, ये कॉमन से पॉइंट है, आपको बहुत से प्रश्न जो आएंगे उनका उत्तर आप इन्हीं पॉइंट से बना सकते हो। अगर आप थीम को समझ जाओ कि हाँ हमने कैसे प्रश्नों के कैसे उत्तर देने हैं। तो अब हमारे पास आ जाता है जैसे पॉइंट है कि हम बच्चे को प्रेरणा दे सकते हैं। अगर देखो, अनुशासित बच्चा कौन नहीं होगा, या तो ऐसा बच्चा कि जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, जो बहुत ज्यादा मतलब हर एक चीज को जल्दी से कर लेता है, एक्टिव है बहुत ज्यादा बच्चा। तो जो बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं बच्चे, उनका नेगेटिव चीज ये होती है कि अगर उनको खुला छोड़ देंगे, उनकी ओर ध्यान नहीं देंगे, तो वो मतलब व्यवहार जो है उनके बुरे हो जाएंगे, ठीक है। दूसरे के साथ वो आ, मतलब उनको तंग करने की कोशिश करेगा। तो ऐसे बच्चों को बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, एक अध्यापिका को और माँ बाप को भी, केयर गिवर को। तो उनकी उनको उनका ध्यान रखने का तरीका क्या है, या उनको कैसे समझाया जा सकता है। उनको प्रेरणा देनी चाहिए, उनको नए नए काम में उलझाए रखना चाहिए, ठीक है। उनकी एक्टिविटीज जो है वो बढ़ाते रहना चाहिए समय समय के अनुसार। वो एक ही खेल में नहीं लगे रहते। ऐसे बच्चे जो बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं ना, उनका जल्दी से जल्दी एक खेल से मन भर जाता है, क्योंकि वो सीख जाते हैं जल्दी इस खेल को करना, या उनका मन उसमें नहीं रहता, उनको और नई चीजें चाहिए होती हैं। तो ऐसे बच्चों को ध्यान में रखने के लिए, उनका ध्यान रखने के लिए हमें अलग से कोशिश करनी पड़ती है। तो और क्या हो सकता है कि हाँ, भी बच्चे को हर बार डांटा नहीं जाना चाहिए। हर बार मतलब हम हर बात पे टोकते हैं। कई बार हमारे घर में रिवाज ही होता है, आमतौर पर हमारे घरों में सबसे ज्यादा बोले जाने वाला शब्द क्या है? ना, नहीं, ये मत करो, वो मत करो। बच्चा बेड पे है तो उसे कहा जाएगा बैठ जाओ, आप खड़े ना रहो, आप जो नीचे छलांगे ना लगाओ। तो ऐसी चीजें जो है हमारी टोका टाकी जो है ना, वो बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसे बच्चे को आप समझते हो कि जिस बच्चे को ज्यादा टोका जाएगा वो ज्यादा कोशिश करेगा उसी काम को करने की, ठीक है। तो हमें ध्यान क्या देना चाहिए कि हमें बच्चे को अगर किसी चीज से हटाना भी है, अगर किसी काम से टोकना है, तो उसे प्यार से समझाकर, उसके गलत परिणाम बताकर उस कार्य के, तो बच्चे को ऐसे हटाना चाहिए, ना कि उसको जबरदस्ती या मतलब उसे हर बार दंड देकर नहीं हम समझा सकते, ठीक है। कई बार हमें प्यार से भी काम लेना पड़ता है। तो ये चीजें अपने ध्यान में रखनी है। हाँ, अगर कई बार क्या होता है कि बच्चा एक बार गलती कर लेता है कोई, ठीक है, तो हमारा व्यवहार क्या होना चाहिए? हमारा व्यवहार होना चाहिए कि हाँ चलो बेटा, इस बार तुमसे ये गलती हो गई, ये देखो इससे ये नुकसान हो गया, या आपके भाई बहन को चोट लग गई, या कोई घर की चीज जो है वो टूट गई, तो इससे हमारा नुकसान हुआ है। तो अब आगे से आप कोशिश करना कि ऐसा दोबारा ना हो, ठीक है। उनको समझाया जा सकता है। तो इस तरह से हम जो बच्चों को अनुशासित कर सकते हैं। और क्या हो सकता है? और हो सकता है कि माँ बाप या केयर गिवर जो भी है, वो बच्चे के सामने मॉडल के तौर पर अपने आप को प्रस्तुत करें। जिन चीजों को हम चाहते हैं कि हाँ ये बच्चे ना करें, ऐसे काम ना करें, अगर हम चाहते हैं कि वो अपनी चीजों को व्यवस्थित ढंग से, अपने जो खिलौने हैं उनको सही ढंग से रखें, तो अगर उनके सामने उसकी माता, उसके पिता या उसके बड़े भाई बहन अपनी चीजों को, अपने बैग को, अपनी किताबों को सही ढंग से व्यवस्थित करके रखते हैं, तो ये चीजें बच्चा भी सीख सकता है। रोल मॉडल बनना चाहिए हमें,
ना कि उनको सिर्फ भाषण देना चाहिए, ना कि उनको सिर्फ सिखाना चाहिए। आप रोल मॉडल बनोगे। अगर आप हाथ धोकर खाना खाते हो उनके सामने, तो बच्चे अपने आप ये आदत अपने आप में डाल लेंगे। ठीक है, सही जगह पर अपने जूते रखना, ये चीजें जो है ये भी अनुशासन का एक अंग है। ठीक है, सिर्फ यही नहीं होता कि हाँ दूसरों के घर में गए हैं तो वहां पर बच्चे शरारतें ना करें। हमारा ध्यान सिर्फ इसी चीज में होता है कि अगर दूसरे के घर में जाकर बच्चा नहीं टेक रहा तो हम सोचते हैं कि हाँ ये अनुशासित नहीं है। और भी बातें होती हैं जो उसको अनुशासित करने की ओर प्रेरित करती हैं। तो बच्चे को समय का सदुपयोग करना सिखाना चाहिए, उसको सही समय पे उठाना चाहिए। ठीक है, सुबह उसको सही समय पे उठाते हो आप, उसको उसके सोने का टाइम निश्चित है, उसके खाने पीने का टाइम जो है वो निश्चित है। तो ये चीजें भी बच्चे में अनुशासन पैदा करती हैं। तो इन चीजों का हमने ध्यान रखना है। ऐसे ही कुछ पॉइंट आप अपने ओर से बना सकते हैं, क्योंकि ये कोई टेक्निकल पॉइंट नहीं है। ये सारे के सारे जो पॉइंट हैं ये जनरल पॉइंट हैं और आप अपने आप भी बना सकते हो। ठीक है जी, ये हमारा फोर्थ में से एक टॉपिक रहता था। और मैं दोबारा आपको फिर कह रहा हूं कि जो क्वेश्चन जो हमने डाला हुआ है यूट्यूब पे, तो वो प्लीज आप जरूर सुनो, क्योंकि वो स्पेशल क्वेश्चन उस दिन अपना रह गया था। तो क्योंकि क्लास नहीं लग पाई रात, इसलिए हमने उसको वहां पे अपलोड कर दिया। तो अगर आगे से भी ऐसा होता है कोई सेशन जो है हम ऑनलाइन कर देते हैं वहां पे अपलोड, तो आप प्लीज उसे मिस ना करें, उसे छोड़े ना, उसे जरूर देखें और सुने। तो इसके बाद आगे हम करेंगे, ये देखो आगे जो प्रश्न है भाई बहन वाला, ये सारे प्रश्न कॉमन से हो जाएंगे। अगर आप एक कर लोगे ना तो ये सारे क्वेश्चन कॉमन हो जाएंगे, आप इन्हें बनाकर लिख पाओगे। तो आगे हमारा जो चैप्टर है पांचवा, वो है बच्चों की खेल क्रियाओं से संबंधित। आगे हम शुरू करने जा रहे हैं पांचवा चैप्टर। जो आपकी पांचवी किताब है उसका जो थीम है वो है मैं आपका कमेंट नहीं पढ़ पाया, क्या लिखा था आपने? डिस्क्राइब द, चलो मैं दोबारा देखता हूँ। हाँ, अभी हम बात कर रहे हैं कि खेल क्रियाओं से संबंधित प्रश्न जो है टॉपिक है हमारा अगला। इसमें आपको देखे, क्या मैं आपको मोटे तौर पे बताता हूँ कि ये जो सारा चैप्टर है ना उसका सारांश क्या है या आपने क्या चीजें याद करनी है, वो सिर्फ सुनो, नोट करके रखो और उसे आपने अपने आप तैयार करना है। ये देखो इसमें से आपको जो पीछे प्रश्न आए हैं या आगे आ सकता है, उसमें क्या आ सकता है कि जैसे हमने पीछे बात की थी एक दिन कि खेल क्रियाएं बच्चे के व्यक्तित्व को कैसे प्रभावित करती हैं या उसके विकास में कैसे सहायक हो सकती हैं। तो ये आप समझो, मैंने उस दिन भी आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बताया था कि खेल क्रियाएं जो हैं वो, क्योंकि ये बच्चे का जो सेशन है ना, देखो हमारे पास सेशन कौन सा है, बच्चे कौन से आ रहे हैं हमारे पास, ये बच्चे हमारे पास शालागिरी में आएंगे 3 से 6 साल के बच्चे। तो 3 से 6 साल के जो बच्चे हैं ना उनकी जो एक्टिविटी होगी वो प्ले वे ढंग से ही होगी, प्ले वे मेथड ही हम यूज करेंगे। तो अगर प्ले वे मेथड यूज करेंगे तो वहां पे हमें पता होना चाहिए कि बच्चों को कौन सी क्रियाएं करवाई जानी चाहिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है इसे खेल को हम क्या बोलेंगे वहां पे, प्ले। ठीक है, रोल ऑफ प्ले इन डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, डेवलपमेंट ऑफ न्यूनेट या डेवलपमेंट ऑफ टॉडलर। ठीक है, किसी भी आयु वर्ष के बच्चे के बारे में ये पूछा जा सकता है कि खेल, प्ले, उसके व्यक्तित्व, उसके बिहेवियर और जो उसकी डेवलपमेंट होनी है उसमें कैसे सहायक होगा।
और अब चीजें ना देखो आप, एस्पेक्ट्स ध्यान में रखो। खेल से कौन कौन से एस्पेक्ट जो है बच्चे के प्रभावित होंगे। सबसे पहले मोटे तौर पर दो पहलू हैं। पहला है स्थूल क्रियात्मक विकास। बच्चे का कौन सा विकास होगा? स्थूल क्रियात्मक विकास। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे? ग्रॉस मोटर स्किल्स। डेवलपमेंट ऑफ ग्रॉस मोटर स्किल्स। क्लियर है जी? खेल से बच्चों के कौन से एस्पेक्ट की डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाती है? तो वो होता है, पहला हमारे पास आ जाएगा ग्रॉस मोटर स्किल्स। डेवलपमेंट ऑफ ग्रॉस मोटर स्किल्स, बड़ी मांसपेशियों का विकास, स्थूल क्रियात्मक विकास। तो इसमें क्या होता है कि देखें, खेल का मतलब क्या है बच्चे के लिए। मोटे तौर पर जब हम क्रियाएं करवाते हैं, उसमें क्या आ जाता है? दौड़ना, ठीक है, उछलना, रस्सी कूदना, दौड़ लगाना, ऊंचाई पर चढ़ना, ठीक है, या आगे पीछे दौड़ना, जिग जैग में दौड़ना। ऐसी जो सारी क्रियाएं हैं, वो सारी क्रियाएं बच्चे के शरीर के किस हिस्से का विकास करवाती हैं? ये बड़ी मांसपेशियां। बड़ी मांसपेशियों में क्या आ जाता है? बड़ी मांसपेशियों में कौन से मसल आ जाते हैं? कौन सी मांसपेशियों की बात कर रहे हैं हम? जैसे टांगों की, बाहें, ठीक है, और हमारे कंधे, घुटने। ये सारे जो शरीर के बड़ी मांसपेशियां हैं, इनका विकास होता है जब हम स्थूल क्रियात्मक विकास के अंतर्गत खेल क्रियाएं करवाते हैं। ठीक है। अब इसमें से आप तीन चीजें, अभी जो मैंने बोला उसमें से आपने तीन चीजें नोट रखनी है। पहली बात कि खेल क्रियाओं के द्वारा या थ्रू प्लेवे मेथड बच्चे के किस विकास को प्रभावित करता, किस विकास के लिए हम ये खेल क्रिया करवाते हैं। तो पहला पॉइंट हमारे पास आ जाएगा स्थूल क्रियात्मक विकास के लिए, ग्रॉस मोटर स्किल्स के लिए। ठीक है। और अब आगे आपने ये नोट रखना है या ये बताना है कि ग्रॉस मोटर स्किल्स में कौन कौन सी एक्टिविटीज हो सकती हैं। जैसे मैंने पहली क्या बताई? दौड़ना। और क्या आ जाएगा इसमें? रस्सी कूदना। और इसमें क्या आ जाएगा? बताएं। और इसमें क्या आ जाएगा? एक दूसरे को पकड़ना, ऊंचाई से कूदना या ऊंचाई पर चढ़ना, ठीक है, हाइड एंड सीक। और और आ जाता है जैसे टायरों से खेलना। आपके खेल के मैदान में कुछ आप टायर रख सकते हो, ईंटें रख सकते हो, ईंटों के ऊपर चलना, ठीक है, या जिगजैग में दौड़ना। ये सारी जो क्रियाएं हैं, ये कौन सी आ जाएंगी? फुटबॉल खेलना या क्रिकेट खेलना, हॉकी से खेलना, हॉकी बॉल से खेलना, ठीक है, ये सारी क्रियाएं आपकी आ जाएंगी स्थूल क्रियात्मक विकास में। अब प्रश्न और क्या बन सकता है? प्रश्न ये भी बन सकता है कि डिस्क्राइब 3 प्ले एक्टिविटीज अंडर ग्रॉस मोटर स्किल्स। ठीक है, ग्रॉस मोटर स्किल्स को डेवलप करने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज करवा सकते हैं आप? 3 एक्टिविटीज आपसे पूछ सकते हैं। 3 स्थूल क्रियात्मक विकास की क्रियाएं, खेल क्रियाएं बताएं, और 3 आपको पूछ सकते हैं स्थूल क्रियात्मक विकास के लिए। तो अब आप इतनी क्रियाएं हैं, देखो आप कोई भी लिख सकते हो कि हाँ ऐसी खेल क्रियाएं जो हैं वहां पे बच्चों को करवाई जा सकती हैं। क्लियर? ये थोड़ा आप रिस्पॉन्स दो कि हाँ मुझे ये चीज आपको क्लियर हो गई, जो पहला टॉपिक हम कर रहे हैं खेल क्रियाओं से संबंधित। ओके। अब हमारे पास दूसरा एस्पेक्ट क्या आ जाता है? दूसरा हमारे पास आ जाता है कौन सी एक्टिविटीज होती हैं? सूक्ष्म क्रियात्मक विकास। सूक्ष्म क्रियात्मक विकास को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? कौन सी एक्टिविटीज होती हैं? फाइन मोटर स्किल्स। ठीक है, टू डेवलप फाइन मोटर स्किल्स। बच्चों में फाइन मोटर स्किल्स को डेवलप करने के लिए हमें क्या करना होगा, या कौन सी एक्टिविटीज करवाई जा सकती हैं? ठीक है।
पहली बात हो गई कि हम कर रहे हैं खेल क्रियाओं की बात। ठीक है, खेल क्रियाएं प्ले वे मेथड या प्ले। ठीक है, अब प्ले से हम बच्चे के कौन कौन से जो एस्पेक्ट है उनका विकास कर सकते हैं, कौन कौन से पहलू जिनका विकास हो सकता है। एक तो है ग्रॉस मोटर स्किल्स और दूसरा है फाइन मोटर स्किल्स। अब आगे पूछ सकता है कि फाइन ग्रॉस मोटर स्किल्स या स्थूल क्रियात्मक विकास की तीन तीन क्रियाएं बताओ, चार बताओ, पांच बताओ, वो आप बता सकते हो। अब हम दूसरा पहलू कर रहे हैं फाइन मोटर स्किल्स। तो यहाँ पे भी आपसे पूछा जा सकता है कि फाइन मोटर स्किल्स की क्रियाएं बताओ, कौन कौन सी क्रियाएं आप आयोजित करोगे बच्चों में सूक्ष्म क्रियात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए। हाँ जी, थ्रेड एंड मोती। ठीक है, और क्या हो सकता है। आप किसी बर्तन में, छोटी प्लेट में, या आप चौकटा चौकटा बना सकते हैं। वहां पे आप रेत रख सकते हैं। रेत में बच्चे क्या करेंगे, आप उनको उंगली से आकृतियां बनाने के लिए कह सकते हैं, कोई अक्षर लिखने के लिए कह सकते हैं। पहली होगी थ्रेड और मोती से क्रियाएं करवाना। देखो, रिपीट करो अपने दिमाग में, मैंने आपको बताया था फाइन मोटर स्किल्स क्या होती हैं। किन मांसपेशियों का विकास होता है। जो हमारे शरीर की छोटी मांसपेशियां हैं। छोटी मांसपेशियां कौन सी होती हैं, स्मॉल मसल्स कौन से हैं हमारे, वो है हमारे, जैसे उंगलियों का विकास होना। ठीक है, उंगली और अंगूठे का विकास होना। बच्चे का ऐसा विकास होना कि बच्चे अपनी उंगलियों और अंगूठे से किसी चीज को पकड़ पाए, जैसे कलम को पकड़ना, मोतियों को पकड़ना, सुई धागे को पकड़ना। ठीक है, और क्या हो सकता है ऐसे, इसमें और क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं। बच्चे की आंख और हाथ का समन्वय बनता है, क्योंकि हम जब मोती पिरोते हैं या सुई में धागा डालते हैं तो हमारा और कौन सा अंग उसमें सहायक होता है, वो हमारी आंखें होती हैं। आंखें गड़ा के रखते हैं तभी सुई में से धागा निकलता है। तो इससे क्या होगा, एक आंखों की शक्ति जो है वो भी विकसित होगी। आंखों और हाथों का समन्वय बनेगा, तालमेल बनेगा, आपस में कोरिलेशन जो है वो डेवलप होगा। ठीक है जी, तो इसमें हम क्रियाएं याद करते हैं कौन कौन सी। पहली होगी मोती पिरोना, दूसरा सुई धागे से कोई क्रिया करवाना। फिर आ गया, जैसे मैंने रेत पे कुछ लिखने के लिए कह दिया। फिर आप कैंची, कैंची जरूर याद रखनी है आपने। सीजर, सीजर से आप जब बच्चे को कागज काटने के लिए कहते हैं, रंगदार कागज आप कटवा सकते हैं बच्चों से, उनके गोले बनाकर, या कोई भी चीज ऐसे हम लड़ियां बनाते हैं, ऐसी चीजें बनवाई जा सकती हैं। कैंची से काटने से भी उनकी उंगलियों और जो अंगूठे का है वो विकास होता है। और बताओ, और कोई आपकी चीज ध्यान में है। कंकड़ों से कोई चीज करना। ठीक है, कंकड़ों को अलग अलग करना, मोतियों को अलग अलग करना। रंगदार मोती अलग अलग हैं, उनको लाल रंग के मोती अलग करना, हरे रंग के मोती अलग करना। इसके लिए आप जो हमारी होती है ना क्लॉथ क्लिप, क्लॉथ क्लिप ध्यान में है सभी के, जो रस्सियां रस्सियों पर कपड़े टांगने के लिए ऊपर आप लगाते हो ना क्लिप्स, वो, उनसे क्या होगा, देखो उन पे दबाव पड़ता है जब हम उसका मुंह खोलते हैं ना पीछे से दबाकर, तो जो हमारी उंगलियां हैं उन पे दबाव आता है। तो उससे क्या कर सकते हो आप, उससे बच्चे से मोती उठवाकर गिलास में डलवा सकते हो। तो ऐसे क्या होगा, उसकी उंगलियों की मांसपेशियां जो है उनका विकास होगा। तो ये चीजें आप ध्यान में रख सकते हो, क्लॉथ क्लिप्स कहते हैं उनको। और कोई चीजें। इसके लिए आपने क्या करना है, आपकी जो पांचवी किताब है उसमें बहुत सारी खेल क्रियाएं दी गई हैं। ठीक है, आप उनको एक बार नजर जरूर लगा लेनी है आपने कि हाँ कोई चीज रह ना जाए। तो यहाँ पे भी देखो, आपसे भूमिका पूछ सकते हैं। भूमिका किसकी पूछ सकते हैं, आपसे आपसे भूमिका पूछ सकते हैं कि पालनकर्ता की इस आयु काल में खेल क्रियाओं में क्या भूमिका होनी चाहिए। तो देखें, आप अगर घर में हैं तो आप क्या करोगे, जो चीजें मैंने आपको बताई वो अपने जो छोटा बच्चा अभी आपके पास घर में है तो वो आप उनसे भी ये क्रियाएं करवा सकते हैं, मोती वाली, या आप थ्रेड से कोई काम करवा सकते हो उनसे। ड्राइंग, देखो ड्राइंग भी फाइन मोटर स्किल में आती है, उंगलियों के ठप्पे लगाना, ये भी चीजें
फाइन मोटर स्किल में आती हैं। पेंटिंग करना, उंगलियों से पेंटिंग करना या ब्रश ब्रश को पकड़ना, ये सारी चीजें इसी में आ जाएंगी। तो बच्चे को घर में हम जैसे ब्रश करना सिखाते हैं, उससे भी क्या होता है, उसकी मांसपेशियों का विकास होता है। अब चीज दोनों चीजें कोरिलेट हैं। अगर बच्चे को ब्रश करना सिखाना है तो उससे पहले उसके हाथ की पकड़ को बनाना पड़ेगा, और हाथ की पकड़ को बनाने के लिए हम उससे पेन से कोई एक्टिविटी करवा सकते हैं, पेंसिल से कोई एक्टिविटी करवा सकते हैं। ये चीजें आप ध्यान में रख सकते हो। 1 मिनट में होल्ड कर रहा हूँ, अभी बात करते हैं दोबारा। हाँ जी, तो ये चीजें समझ आ गई ना आपको, कि आप घर में भी अपने बच्चे को, जब अब ये बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, तो उससे पहले आप एक्टिविटीज अपने घर पे भी करवा सकते हो। तो यही एक्टिविटीज जो है वो बच्चा जब आपकी शालागृह में आएगा, जो आपकी प्री स्कूल है वहां पे आएगा, तो वहां पे भी आपने यही एक्टिविटीज